हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और असाइनमेंट 5 आप सभी का आ चुका है। साथ ही साथ आपके टाइम टेबल भी आ चुके हैं 10th बोर्ड और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के। तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट है असाइनमेंट 5 सीसी बोर्ड रायपुर क्लास 10th गणित के विषय के लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। जस्ट अभी इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। एक घनाभ जिनकी भुजाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो घनाभ का आकृति तो बता दिया गया है, लेकिन सिक्के की आकृति किस प्रकार होगी। तो अधिकतर लोगों को गोलाकार ऐसा शक हो जाता है, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो सिक्के की जो आकृति है वो बेलनाकार होती है। अगर आप एक सिक्के को देखकर उसे नहीं पहचान सकते, कम से कम 8-10 सिक्के रख के देखिएगा तो फिर आपको बेलनाकार दिखाई देगा। तो देखिए, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। देखिए, हमको दिया हुआ है जहाँ पे घनाभ की भुजाएं, जहाँ पे मैंने लिख दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान जो है, फिर घनाभ का आयतन L गुना B गुना H में मैंने इनको मानों को रख दिया है। तीनों को गुना नहीं किए हैं ताकि क्योंकि आगे चल के कैलकुलेशन में हमको आसानी हो। फिर है सिक्के का व्यास, जो सिक्के हम घनाभ को पिघलाकर बनाने वाले हैं 1.75 सेंटीमीटर का, तो हम उसका त्रिज्या निकाल लेंगे। मोटाई वही उसका ऊंचाई होगा 2 सेंटीमीटर। सिक्के का आयतन होता है πr²h, तो यहाँ पे हम मान रख दिए। अब चूंकि घनाभ को पिघलाकर सिक्का बनाया गया, अतः सिक्कों की संख्या जो है घनाभ के आयतन बटे सिक्के के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे और हमें सिक्कों की संख्या n बराबर 40 सिक्के मिल जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन आसानी से। और थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टफ है, तो मैंने पूरा डिटेल में इसको बता दिया है कि क्या क्या करना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा वाला गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी गोली की त्रिज्या r बराबर हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। गोले का आयतन हमने लगा दिया है सूत्र 4/3 गुना 22/7 गुना 2 की घात में 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब पूरा गुना नहीं करेंगे आगे चल के, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान करना है। तो अब देखिए, एक गोली का आयतन अगर हमको ये मिला है तो 64 गोली का आयतन में 64 का और गुना हो जाएगा एक गोली के आयतन पे, ठीक है। फिर 64 गोली को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, अतः बड़े गोले का आयतन क्या होगा 64 गुना छोटी गोली का आयतन। तो देखिए, बड़े गोले के आयतन में मैंने 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब लिया है, क्योंकि गोले के आयतन का क्यूब मतलब आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 64 गुना 4 गुना 22 गुना 8/21, इस तरीके से यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा और मुझे 8 की घात में 3 बराबर देखिए 64 गुना 8 मिला हुआ है, जो कि 8 की घात में 3 होगा। और इस तरीके से r बराबर 8 सेंटीमीटर मुझे बड़े गोले की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। एक गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसी गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बड़े वाले गोले को काट कर छोटा गोला बनाना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो दिया है बड़े गोले की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुना पाई गुना 12 की घात में 3। छोटे गोले की त्रिज्या है r बराबर 6 सेंटीमीटर। छोटे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों में अंतर मैंने रखा है, बड़े गोले के आयतन को कैपिटल आर बड़ा वाला आर और छोटे वाले गोले को स्मॉल आर छोटा आर में प्रदर्शित किया है। देखिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए, चूंकि बड़े गोले को पिघलाकर छोटा गोला बनाया गया, तो छोटे गोले की संख्या बराबर हो जाएगी बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। अब मैं इनको भाग दे दूंगा इस तरीके से, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, 12 की घात में 3 बटे 6 की घात में 3 हो जाएगा। पूरा अलग अलग करके लिख देंगे इसको, 12 गुना 12 गुना 12 और 6 गुना 6 गुना 6। फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 करके कैंसिल हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 मिलेगा, जो कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 सेंटीमीटर वाले गोले से 6 सेंटीमीटर के हम 8 गोले बनाएंगे। तो एक रोलर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। मान हमको सेंटीमीटर दिया है और कहता है क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालो, लेकिन मान हमको दिया गया है रोलर का। तो रोलर का जो आकार है वो होता है बेलनाकार, और याद होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा यहाँ पे। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है वो होता है 2πr/h। यहाँ पे मैं मान रख दूंगा, तो लिखूंगा बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h यानी कि 2 गुना
22/7 गुना 42 गुना 120 है ना। आर और एच का मान रख देंगे तो 7 7 6 का 42 कैंसिल कर देंगे तो इस तरीके से वैल्यू मिलेगा। गुना कर दूंगा तो 31,680 आएगा। चूंकि ये वर्ग सेंटीमीटर है, मुझे वर्ग मीटर में बदलना है तो मुझे 100 का 2 बार गुना करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे भाग देने पर हमको जो रोलर का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल मिलता है वो मिलता है 3.168 वर्ग मीटर। फिर देखिए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, रोलर घूमेगा जितनी बार 500 बार वो पूरा घूमा तो 500 गुना रोलर का वक्र पृष्ठ निकालूंगा, वो बराबर होगा मैदान के क्षेत्रफल की। तो यहाँ पे देखिए 500 गुना 3.168 का गुना किए तो हमको मिला 1584 वर्ग मीटर, हमारा आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, लोहे की 3 गोलियों जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए माना जो गोला बनाया गया उसकी त्रिज्या आर है तथा हमको दिया गया है गोले की त्रिज्या है R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए बड़े गोले का जो आयतन है वो बराबर होगा तीनों गोलियों के आयतन के योग के। तो सूत्र लगा के हमने लिख दिया इस तरह से, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब या घात में 3। तो यहाँ पे देखिए 4/3 को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो दोनों तरफ से 4/3 कैंसिल हो जाएगा तो R की घात में 3 बराबर हमको मिलेगा R1 की घात में 3, R2 की घात में 3 और R3 की घात में 3, बीच में प्लस रहेगा। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 6, 8 और 10। तो इस तरीके से हमको R की घात में 3 बराबर 1728 मिलेगा। 1728 जो है 12 का घात में 3 होता है तो इससे हमको त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर मिलेगा। और इस तरीके से हमारा असाइनमेंट 5 कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके इसे शेयर करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए भी हमने 10th क्लास के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं तो उन्हें भी देखिए और अपने कोर्स को क्लियर कीजिए क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए में। और सीजी बोर्ड रायपुर असाइनमेंट 5 मैथ्स इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपके असाइनमेंट का जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग डाउन अ क्यूबाइड ऑफ साइड्स 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला गया है कि कितने सिक्के जिसकी डायमीटर यानी कि व्यास 1.75 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर हो, जिसे हम क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाले क्यूबॉइड यानी कि घनाभ को पिघला कर बनाएं। ठीक है, इस तरीके से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको गिवन है साइड ऑफ क्यूबॉइड 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया है, कैलकुलेशन नहीं किए हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आगे का कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद हमको दिया है डायमीटर ऑफ कॉइन 1.75 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉइन हो जाएगा 1.75/2। फिर है देखो थिकनेस h 2 सेंटीमीटर, हाइट ही होगा ये। फिर है वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन जो है वो सिलेंडर के शेप का होता है तो पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगेगा 22/7 इंटू 1.75/2 होल स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे देखो जो क्यूबाइड का हमने वॉल्यूम निकाला था 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये वैल्यू रख देंगे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वैल्यू जो अभी निकाले हैं हम लोग वो वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 1.75/2 होल स्क्वायर को 2 बार चेंज करेंगे, 5.5 इंटू 10 है तो ये हो जाएगा 55। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन बताया गया है और आपको लास्ट में इसका आंसर मिलेगा 40 कॉइन्स। उस घनाभ को पिघलाकर हमें 40 सिक्के प्राप्त होंगे जिसका व्यास 1.75 सेंटीमीटर होगा और मोटाई 2 सेंटीमीटर। अब देखिए अ बिग स्फीयर इज मेड बाय मेल्टिंग डाउन 64 स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बिग स्फीयर। यहाँ पे बोलता है कि एक बड़े
गोले को पिघलाकर 64 छोटे छोटे स्फीयर बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो उस बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो लेके चलेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर देंगे आर की जगह 2 की पावर में 3, क्योंकि आर की पावर में 3 है। फिर इसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी यहाँ पे। अब देखिए 64 का उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये 64 स्मॉल स्फीयर इक्वल होगा, अब बिग स्फीयर इज मेड बाय मेल्टिंग डाउन 64 स्मॉल स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब रखे हैं यहाँ पे। 64 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 की पावर में 3 कैलकुलेशन करेंगे तो 8 बचेगा, क्योंकि बोथ साइड 22/7 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 भी कैंसिल हो जाएगा। आर की पावर में 3 में हमको मिलेगा इज इक्वल टू 8 की पावर में 3, तो आर इक्वल टू मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दिस स्फीयर। तो एक बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, इससे मैं छोटा वाला 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला कितना स्फीयर बनाऊंगा, दोनों का वॉल्यूम निकालूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो रेडियस ऑफ बिग स्फीयर आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 12 की पावर में क्यूब। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर स्मॉल आर लेके 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर की जगह रखेंगे 6 की पावर में क्यूब। फिर देखिए नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई इंटू 12 की पावर में क्यूब अपॉन 4/3 पाई इंटू 6 की पावर में 3। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6 बचेगा। तो 6 2 जा 12 करके 3 बार कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर मिलेगा 8। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर ऑफ रोलर, रोलर यानी कि सिलेंडर, बेलन बोलते हैं, इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट्स टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द रोलर टू लेवल a playground once. Find the area of playground in square meter। यहाँ पे बोलता है कि 64 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक 120 सेंटीमीटर लंबा रोलर है, वो क्या करता है 500 चक्कर लगाता है इस पूरे प्लेग्राउंड का, है ना। या ऐसे बोल सकते हैं कि 500 पूरे प्लेग्राउंड को एक बार घूमने पे ये 500 बार चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसा। तो फाइंड द एरिया, तो उसका मैं निकाल लूँगा। यहाँ पे देखिए गिवन है हमको डायमीटर ऑफ रोलर 84 सेंटीमीटर, रेडियस 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा, है ना। लेंथ दिया है h 120 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर सिलेंडर यानी कि 2 पाई आर एच होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 120 होगा, तो 7 1 जा 7 6 जा 42, इतना वैल्यू बचेगा। इंटू कर दूंगा तो 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं इसको 100 इंटू 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमको मीटर स्क्वायर में लाना है। तो 3.168 मीटर स्क्वायर वैल्यू मिलेगा। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इज इक्वल टू 5 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर या सिलेंडर। तो 500 से इंटू कर देंगे तो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड निकल जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, बाय मेल्टिंग डाउन 3 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 1 बिग सॉलिड स्फीयर इज मेड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यू सॉलिड स्फीयर। सॉल्यूशन रहेगा आपका लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे बोलता है कि 3 छोटे छोटे स्फीयर बॉल को मेल्ट करके एक बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर बनाया गया, तो उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल्स R1 R2 R3 मान लेंगे, 6 8 एंड 10। वॉल्यूम ऑफ बिग न्यू स्फीयर इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3
पाई R3 क्यूब। यहाँ पे देखिए 4/3 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो r की पावर में 3 इज इक्वल टू मिल जाएगा R1 की पावर में क्यूब प्लस R2 की पावर में क्यूब प्लस R3 की पावर में क्यूब। यहाँ पे देखिए R1, R2 और R3 का वैल्यू हमको गिवन है 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 6 की पावर में क्यूब प्लस 8 की पावर में क्यूब प्लस 10 की पावर में क्यूब। इनटू करेंगे तो 216,512 और 1000 वैल्यू मिलेगा, प्लस कर देंगे तो 1728 मिलेगा। r की पावर में 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 इंटू 12 यानी कि इज इक्वल टू 12 की पावर में क्यूब। तो 3 3 कैंसल, r इज इक्वल टू मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर बिग न्यू स्फीयर का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करके हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अगर वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारे क्लास ऑफ 1 में। और मैं लेके आ गया हूँ असाइनमेंट 5 जो कि संस्कृत विषय का है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 जनवरी माह का असाइनमेंट है, असाइनमेंट 5। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है यात्रा मंगलम प्रति पाठस्य सारांशम सत्सप्तेषु हिंदी भाषाया लिखत। यानी कि जो मंगलयान यात्रा मंगलयान का जो पाठ है उसका सारांश हमको हिंदी भाषा में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको। अंतरिक्ष के ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतीयों का योगदान वंदनीय रहा है। इसी परंपरा की एक कड़ी इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान है। इसरो के इस सफल परीक्षण ने अंतरिक्ष संबंधी शोध के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व स्थापित किया है। 5 नवंबर 2013 ईस्वी में वर्ष के बुधवार के दिन मंगल ऐसा ध्वनि भार शोर सब जगह पर्याप्त था। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग आनंदित थे। लगभग 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। अब तक संसार में मंगल ग्रह पर यान भेजने में 51 प्रयास हुए। उन प्रयासों में 21 प्रयास ही सफल हुए। इस प्रयास में अमेरिका देश का पहला प्रयास भी असफल हुआ। और हमारे भारत में जो ये पहला प्रयास यानी कि मंगलयान का जो पहला ही प्रयास था वो सफल हुआ है। तो नासा सन 1964 ईस्वी में मैरीनर 4 मिशन माध्यम से मंगल ग्रह में कक्ष को प्राप्त किया था। सामान्यतः इस कार्य में धन का व्यय बहुत अधिक होता है, परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम में अत्यंत कम धन का व्यय हुआ। इस कार्यक्रम में मात्र 450 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जो अब तक का सबसे खर्च किया हुआ एक यान है, एक कार्यक्रम है, अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम। निश्चय ही मंगलयान कार्यक्रम समस्त अंतरिक्ष अन्वेषण के शोध कार्यक्रम का आनंद स्वरूप है। इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इससे अंतरिक्ष व्यवसाय का अवसर आएगा और युवागण भी इससे सक्रिय होकर अंतरिक्ष अन्वेषण की ओर ध्यान देंगे। तो इस तरीके से इसका सारांश है। फिर है निर्देशानुसारम उत्तरत। तो देखिए पितृभ्य स्वधा योगे का विभक्ति भवंती, क्या विभक्ति इसमें है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, का पे, उसके जगह आपको लिखना है चतुर्थी विभक्ति। पितृभ्य स्वधा योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, इस तरीके से। फिर बहि योगे का विभक्ति भवति, पंचमी विभक्ति। सदृशः पद्माधृत्यः साधुआ वाक्यमेकं निर्माणं कुरुतः। तो यहाँ पे देखिए सदृशः पद से हमको एक वाक्य का निर्माण करना है, जो कि धर्मेण हीनः नरः पशु सदृशः भवति। धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसारम उत्तरत अहम चित्रम पश्यामि कर्मवाच्य परिवर्तनम कुरुत। कर्मवाच्य में इसको परिवर्तन करना है तो मया चित्रम दृश्यते। विद्यार्थिनः धावति भाववाच्य परिवर्तनम कुरुत, विद्यार्थी भी धात्यते। कर्मवाच्य क्रियायाः संबंध केन सह भवति, कर्मेण सह भवति, कर्म से संबंधित होता है। रेखांकितम पदाधारितम वाक्यम शुद्धम कृत्वा लिखत। तो बालिका सुंदर अस्ति, बालिका सुंदरी अस्ति, सुंदरम अस्ति, ऐसा भी लिख सकते हैं। सरस्वती नमः सरस्वत्यै नमः। ते अशोकस्य पुत्राणि सन्ति, ते अशोकस्य पुत्रः सन्ति। फिर है मज्जु भाषायाः प्रदत्त शब्देषु उपसर्गान्
चित्वा लिखत, यानी कि ये जो हमको दिया हुआ है शब्द उसमें से हमको उपसर्ग को चयन करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग हो जाएगा दूर, अव, अस, उत, अभि। उपसर्गे धातु योजित्वा पदम निर्माणम कुरुत, प्रहरति, निर्धनगम, निर्गच्छति, विधंतर, विरति, वितरति, सॉरी वितरति होगा वो, अनुभवति। अपठित गद्यांशम पठित्वा यथा निर्देशम उत्तर। तो यहाँ पे जो अपठित गद्यांश है वो मानव जीवन के परिश्रम पर ही संबंधित है, तो मैं वो गद्यांश नहीं लिख पाया हूँ। आप लोग क्वेश्चन देख के लिख लीजिएगा, मैं आपको उसके उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, प्रस्तुत गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। तो ये जो गद्यांश था उस पर हमको क्या लिखना जो है, परिश्रमस्य महत्वम, या श्रमस्य महत्वम में परिश्रम का महत्व। ठीक है, ये इसका उचित शीर्षक होगा। केन बिना कार्यम न सिद्ध्यति, श्रमस्य बिना कार्यम न सिद्ध्यति। बिना श्रम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलने वाला है। गद्यांश से प्रयुक्त सुक्ति लिखित्वा हिंदी भाषाया अर्थ लिखत। तो ये जो इसमें जो प्रयुक्त सुक्ति जो है उसका हमको हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है और उस सुक्ति को भी लिखना है। सुक्ति इस प्रकार है, उद्यमेन ही सिद्ध्यति कार्यानि न मनोरथे। परिश्रम से ही कार्य पूर्ण होती है, ना कि इच्छा से। इस तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं लेके आ गया हूँ असाइनमेंट 5 कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा। तो उत्तर इसका इस प्रकार रहेगा, किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर समाज में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम हो जाएगी, जिसका आशय है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या का कम होना। सामान्य रूप से स्वस्थ समाज में लिंगानुपात बराबर होना चाहिए। किसी देश में यह लिंगानुपात कम है, इसका मतलब है वहाँ बालिकाओं और महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण लिंगानुपात कम हो रहा है। अतः इन बातों पर हमें अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई। योजनाबद्ध विकास के इस विचारधारा पर आधारित था कि केंद्र सरकार को आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में देश के सभी संसाधनों पर नियंत्रण एवं उसके वितरण की जिम्मेदारी केंद्र के पास रहती है। अतः योजना आयोग के माध्यम से केंद्र की ताकत का विकास हुआ तथा राज्यों के हितों की अपेक्षा की गई। समय समय पर राज्यों द्वारा केंद्र पर से आरोप लगाए गए। इसके अलावा लंबे समय तक केंद्र एवं राज्यों में एक ही दल की सरकार होने के कारण भी केंद्र सरकार की ताकत में वृद्धि होती गई और उसने अपनी ताकत को बढ़ाने हेतु योजना आयोग को एक माध्यम बना लिया। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एशिया के देशों में भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वियतनाम में। तो वियतनाम में जमींदारी प्रथा समाप्त हुआ। जोतने वाले किसान को ज़मीन का मालिक बना दिया गया। हर किसान को कितनी ज़मीन रख सकता है इसके लिए एक सीमा बना दी गई। जमींदारों की संपत्ति जब्त कर ली गई। सदियों बाद वियतनाम में गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर ज़मीन के मालिक हो गए। इसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में साम्यवादी प्रभाव के कारण भूमि सुधार कानून पारित किए गए, जिसके तहत गरीब किसानों को जमीन वितरित की गई। फिर इसके बाद है भारत, हमारे देश में, यानी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हुआ। उन पर वियतनाम, इंडोनेशिया की तरह साम्यवाद का प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भारत में लोकतांत्रिक तरीकों से भूमि सुधार लागू किए गए। जमींदारी प्रथा समाप्त की गई। किसानों को उनके शोषण से मुक्त किया गया। चकबंदी प्रणाली द्वारा भूमि का समूहीकरण किया गया। यह जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, लेकिन जमींदारों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया, जबकि वियतनाम में जमींदारों को मारा गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या अंतर है। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न अंतर है। अफ्रीका में अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों पर औपनिवेशिक शासन था, जबकि भारत में केवल अंग्रेज का ही शासन था। यानी कि अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग देश अपना शासन चलाते थे।
लेकिन हमारे भारत में केवल अंग्रेजों का ही शासन था। भारत में आंदोलन का नेतृत्व मध्यवर्गीय और शिक्षित वर्ग ने किया, जबकि अफ्रीका में स्वतंत्रता का संघर्ष नेतृत्व श्रमिक और मजदूरों ने संगठित होकर किया। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में अलग अलग जातियों, क्षेत्रों, भाषाओं के लोगों ने मिलकर भाग लिया। अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष में अफ्रीकियों ने अलग अलग देशों से संघर्ष किया। भारत जहां 1947 को स्वतंत्र हो गया, जबकि अफ्रीकी देश को काफ़ी बाद यानी कि 1947 के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। फिर देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व को विकास में बाधक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यह पूर्णतः सहमत नहीं है और कह सकते हैं सहमत भी हैं। कुछ हद तक जनसंख्या बढ़ने से उत्पादन कौशल में वृद्धि होती है, लेकिन किसी देश में आदर्श जनसंख्या का वह आकार होता है जो अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर सके। जनसंख्या वृद्धि कोई समस्या नहीं बनती जब तक उसके साथ देश के संसाधन भी बढ़ते रहे, परंतु संसाधन तो वही रहते हैं और लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, तब ये एक समस्या खड़ी हो जाती है। फलतः जनसंख्या केवल बेकार रहेगी, बल्कि उन्हें पर्याप्त वस्तुएं सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होंगी। इस प्रकार की स्थिति अवश्य विकास में बाधक हो सकती है। किसी भी देश को अपनी आदर्श अथवा अनुकूलम जनसंख्या की सीमा को पार नहीं करना चाहिए, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौतियाँ हैं? आज हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने निम्न की चुनौतियां। पहला है भ्रष्टाचार। हमारे देश में राजनीति में भ्रष्टाचार मुख्य चुनौती है। अधिकांश राजनीतिक दल भ्रष्ट लोगों से चंदा लेकर चुनावों में काले धन का प्रयोग करते हैं। गरीबी। लोकतांत्रिक राजनीति की दूसरी बड़ी समस्या है गरीबी। देश में आज भी 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी। देश के अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। पदाधिकारियों के नियमित चुनाव नहीं होते हैं। टिकट किसे मिलेगा यह सर्वोच्च नेताओं की इच्छा पर निर्भर करता है। कार्यकर्ताओं की इच्छा का ध्यान नहीं रखा जाता है। वंशवाद। लोकतांत्रिक राजनीति की अन्य महत्वपूर्ण चुनौती वंशवाद है। राजनीति में जो परिवार आगे है उसी परिवार के लोग मुख्य पदों में बैठे रहते हैं। आम लोगों को आगे बढ़ने की संभावना नहीं रहती है, उनको मौका ही नहीं दिया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पे क्लास 10th के अन्य असाइनमेंट पर भी वीडियो बना के अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी देखिए। एंड स्क्रीन पे भी आपको शो होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक कर रहा हूँ। हिंदी असाइनमेंट 5 जो कि कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए है, माह जनवरी 2021 का असाइनमेंट 5। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की ओर उन्मुक्त लौटना आपकी समझ में कितना महत्व रखता है? तर्क देकर 4 बिंदु में अपना उत्तर लिखिए। तो इनके 4 मुख्य बिंदु निम्न अनुसार है। पहला, आज के समय में हर समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम हमारे समाज में उठ रहे हैं इस विकार को अच्छे भावों और अध्यात्म की ओर ले जाकर कम कर सकते हैं। समाज व्यक्ति से मिलकर बना है, ना कि समाज से व्यक्ति। अतः हमें सर्वप्रथम हमारी सोच बदलनी होगी। लोगों की सोच बदलनी होगी तो वे भौतिक सौंदर्य को त्याग सकेंगे। हर समाज इस भौतिक सौंदर्य सुविधा से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें ध्यान न देकर अध्यात्म की ओर ध्यान दें तो हमें इससे छूट आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट है अध्यात्म को अपना कर आंतरिक सौंदर्य को जान पाना हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही व्यक्ति और समाज के जीवन का आधार है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अमृतलाल नागर जी ने अपने आत्मकथ्य में अपने युग के आंदोलनों का वर्णन किया है। इन आंदोलनों का लेखक पर क्या असर हुआ, लिखिए। तो नागर जी ने अपने आत्मकथ्य में उस युग के आंदोलनों का जो वर्णन किया है उन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। देशभक्ति का भाव उनके भीतर प्रबल होती गई। आंदोलनों में भी उन्होंने भाग लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके अंतर्मन पर पड़ा, जिससे उनके विचारों को प्रभावित किया। उस युग के साहित्यकारों रचनाकारों की संगति ने भी उनके विचारों को पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और वे लेखन की ओर उन्मुक्त हुए। जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, लिखिए। जेब कतरा कहानी मानवीय संवेदनाओं से युक्त है। वर्तमान समय में शिक्षित समाज में बढ़ती बेरोजगारी ने जिस अवसाद को जन्म दिया है वह हमारे मन में और मन को कहीं न कहीं गहरे तक छू लेती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अपने नगर पालिका के पास एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की सफाई ना होने के संबंध में शिकायत की गई हो। तो यहाँ पे देखिए एक लेटर लिखना है हमको, आवेदन पत्र कह सकते हो। प्रति नगर पालिका धमतरी रायपुर, विषय सफाई व्यवस्था ना होने हेतु बाबत। महोदय, निवेदन है कि हमारे कॉलोनी में आजकल सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वे हफ्ते में एक बार आते हैं और इधर उधर कर समय व्यतीत कर देते हैं। गंदगी व कचरों से नालियाँ बंद पड़ी है। सड़कों और नालियों गलियों में कूड़ों के ढेर पड़े हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगा है, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा हो रहा है। अतः आपसे सनम्र प्रार्थना है कि क्षेत्र की सफाई निरीक्षक को उचित निर्देश देकर यहाँ की सफाई व्यवस्था को ठीक कराने की कृपा करें। धन्यवाद विनीत। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, नीचे दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय उष्मीकरण, यानी कि पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर एक निबंध लिखना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और समय का सदुपयोग करके एक टॉपिक और है, अगर आप चाहेंगे उस पर वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, वो निबंध आपको लिखकर समझा दूंगा। तो प्रस्तावना है, ग्लोबल वार्मिंग समूचे विश्व में के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। आने वाली पीढ़ी इससे परिचित हो यह अत्यंत आवश्यक है। सूरज की रोशनी की वजह से पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, फलतः कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। इसके दुष्प्रभावों से ही निश्चित ही मानवीय जीवन भी प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या है, इसका अर्थ को जानना जरूरी है। धरती के तापमान में लगातार बढ़ते स्तर को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार मोंटाना ग्लेशियर राष्ट्रीय पार्क में 150 ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन इस प्रभाव की वजह से बहुत सारी जलवायु परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि गर्मी में बढ़ोतरी, ठंडी में कमी, तापमान में वृद्धि, जेट स्ट्रीम, बिन मौसम बरसात, बर्फ की चोटियों का पिघलना। 2003 के बाद 2013 को 1880 के बाद सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी है, किंतु मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, जो कुछ तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, बहुत कुछ मानवीय और जिम्मेदारियों का नतीजा है, गैर जिम्मेदारियों का नतीजा है। जनसंख्या विस्फोट, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के दोहन में 20वीं सदी में ग्रीन हाउस गैसें में वृद्धि देखी गई है। वातावरण में इनका होना औद्योगिक क्रियाओं के कारण है। ग्लोबल वार्मिंग और हमारी जिम्मेदारी। जनसंख्या, जनसाधारण और व्यक्तिगत शासकीय प्रयासों के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ग्लेशियर का पिघलना तो नुकसान है जिसे नहीं रोका जा सकता। हाँ, प्रयास हो कि मानव जनित जो कारण हो उसे कम कर इसके प्रभाव को घटाने के लिए हम सहयोग कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हम कम कर सकते हैं। इसी के साथ आप प्रस्तावना भी लिख सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, एक 6वां पॉइंट देकर। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसे भी कर लीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य विषयों पर भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट शो हो जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
चेंज इनटू पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 4 चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 डू एज डायरेक्टेड। क्लास अपॉन में, और ये असाइनमेंट 5 है कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए हेल्थ केयर विषय पर। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, साथ ही साथ मैं इसको समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एटोनॉमी और फिजियोलॉजी की परिभाषा लिखिए। तो एटोनॉमी शरीर की संरचना और एक दूसरे के विभिन्न भागों के साथ संबंधित है, जो कि विज्ञान एटोनॉमी के रूप में जाना जाता है। इसका जो विज्ञान है वो एटोनॉमी के रूप में जाना जाता है। शरीर के कार्य को समझने के लिए संरचनाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण है। शरीर रचना विज्ञान के दो विभागों में विभाजित किया जाता गया है। शरीर रचना सूक्ष्म शरीर विज्ञान और अति सूक्ष्म शरीर विज्ञान में विभाजित है। संपूर्ण शरीर रचना को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वह संरचनाओं का अध्ययन है। सूक्ष्म शरीर रचना ऊतक विज्ञान, ऊतकों का अध्ययन, कोशिका विज्ञान, कोशिकाओं का अध्ययन सहित एक सूक्ष्म पैमाने पर संरचनाओं का अध्ययन है, यह है एनाटॉमी। इसके बाद देखिए फिजियोलॉजी। तो विभिन्न अंगों और प्रणालियों का एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं, शरीर के सामान्य कार्यों को बताते हैं, जिसे विज्ञान फिजियोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर विज्ञान सामान्य मानव या मानव ऊतकों या अंग की यांत्रिक, भौतिक और जैविक रासायनिक कार्यों का विज्ञान है। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान शरीर के अंगों को संरचना और कार्य से बारीकी से संबंधित अध्ययन है। यदि शरीर का विज्ञान रोग में बदलाव के अध्ययन, विज्ञान में रोग में बदलाव का अध्ययन ही फिजियोलॉजी है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कोशिका क्या है, कोशिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। शरीर की संरचना की बुनियादी इकाई कोशिका है, जो कि ईंट की तरह होता है। सभी कोशिकाओं को जीवित और कार्य करने के लिए पोषण जैसे कि भोजन, पानी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर की कोशिकाएं भोजन का चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन की उपस्थिति करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से निष्कासित करता है। कोशिका की कोशिका भित्ति कोशिका के बाहरी रूप में आकृति प्रदान करती है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, यह कोशिका के सभी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। कोशिकाओं के कार्य हैं जैसे कि श्वसन। सभी कोशिकाओं को भोजन में मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ताकि वे भोजन की प्रक्रिया में शामिल हो सके। अंतर्ग्रहण या स्वांगीकरण, कोशिकाओं को अपनी संरचना के लिए आसपास के तरल पदार्थ के रसायनज्ञों का चयन करने की क्षमता होती है। फिर इसके बाद है विकास और मरम्मत। विकास पाए जाते हैं और बाहर आवरण भागों का मरम्मत कर सकते हैं, ताकि कोशिकाएं, नए कोशिकाएं द्रव्य संश्लेषण के द्वारा शरीर के बाहरी आवरणों में कटे कोशिकाओं का मरम्मत और नए कोशिकाओं का विकास होता है। इसके बाद है उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आसपास की कोशिकाओं के माध्यम से खून के द्वारा निष्कासन अंगों में पहुंचाया जाता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर के निष्कासित किया जाता है। संवेदना और गतिविधि।
कोशिकाओं में संवेदनाओं के प्रति कार्य करने की क्षमता होती है, उत्तेजनाओं को प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए मांसपेशियों में संकुचन और शीतलन की क्रियाविधि। फिर उसके बाद है चयापचय। तो कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ईंधन के रूप में बदलने की क्षमता होती है। इस ईंधन का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इसके बाद है प्रजनन। कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण एवं विकास होता है, किंतु कुछ कोशिकाएं एक बार नष्ट होने के बाद पुनः प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। फिर इसके बाद है हृदय का सचित्र वर्णन। मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, जिसके 4 कक्ष होते हैं। हृदय शरीर में उपस्थित आवश्यक गैसों, पोषक तत्वों को रक्त परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। हृदय दोनों फेफड़ों के बीच उरोस्थि के पीछे स्थित होता है। हृदय का 2/3 भाग बाईं ओर और तिरछा स्थित होता है। सामान्य वयस्क का हृदय का जो वजन है वो 250 से 350 ग्राम तक होता है। हृदय का आकार लगभग व्यक्ति के एक मुट्ठी के हाथ के बराबर होता है लगभग। हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। 2 कक्षों को आलिंद और 2 कक्षों को निलय कहते हैं। दोनों आलिंद ऊपर की ओर दाएं से बाएं और वैसे ही दोनों निलय नीचे की ओर दाएं बाएं 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस तरीके से देखिए ये चित्र बनाया हुआ है ना। ऊपर की ओर को बायां आलिंद, दायां आलिंद, नीचे की ओर को बायां निलय, दायां निलय से बताया गया है। और इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, चित्र को बना लीजिएगा अच्छे से। फिर इसके बाद है पोषण क्या है, पोषण हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण है। शरीर के अनुसार आहार भोजन का सेवन पोषण क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, लोगों के खान पान की आदतों में कम समय में काफ़ी बदलाव आ गया है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। क्या हम क्या खाएं जिससे शरीर को आगे सही ढंग से विकसित और स्वस्थ और मजबूत रहने की मदद मिले। खाद्य पदार्थों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो गर्भावस्था के लिए जरूरी है, जो कि स्वस्थ शिशुओं के सर्वश्रेष्ठ मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक क्षमता विकसित करता है। खाद्य पदार्थ उपचार एवं रोकथाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोगों जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग, अति सक्रियता, रक्तचाप, मोटापा हमारे खान पान का तरीका, हमारी संस्कृति, राजनीतिक वातावरण एवं आर्थिक परिवेश पर निर्भर करता है। अच्छा आहार समुदाय में स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जबकि संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करता है। साथ ही साथ पोषण केंद्रित होता है, जो कि बीमारियों की अवस्था, स्थितियों और समस्याएं आदि को रोका और बचाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियों, स्थितियों और समस्याओं जैसे खराब आहार, कुपोषण का कारण तथा खाद्य एलर्जी, चयापचय रोगों के कारकों के द्वारा इनकी पहचान की जा सकती है। इन रोगों से बचने के लिए पोषण हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद देखिए, निम्नलिखित पोषण तत्व प्रदान करने वाले भोजन के 3 उदाहरण दीजिए। जैसे कि विटामिन, यह एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिसकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। विटामिन का संश्लेषण शरीर के रक्त ही नहीं होता, इसी कारण यह शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए हम इसे अपने भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। विटामिन का जैविक रूप से वर्गीकरण किया जाता है। पानी में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इंसानों में कुल 13 विटामिन होते हैं, जिसमें 4 वसा में घुलनशील ADE एवं पानी में घुलनशील होता है यहाँ पे B1, VIT-C, VIT है ना, तो विटामिन होता है। उदाहरण के लिए विटामिन ए ऑरेंज पके हुए फलों में मिलता है, पत्तेदार सब्जियां, गाजर, कद्दू, पालक। विटामिन B1 तो ये मिलता है तुम्हारा दलिया, चावल, आलू, अंडे में। विटामिन B12 मांस, अन्य पशु उत्पादों में। विटामिन B2 केले, पॉपकॉर्न, हरी बीन्स में। विटामिन B3 मांस, मछली, अंडे और सब्जियों में, मशरूम में। विटामिन B5 मांस में। विटामिन B6 मांस, सब्जियों, पेड़, पालक, केले में। विटामिन C कई फलों और सब्जियां में। विटामिन C मछली, अंडे, मशरूम में। विटामिन E मूंगफली और बीज में। विटामिन K पालक, अंडे और अंडे में।
फिर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है। जबकि डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड स्टार्च पोषण की दृष्टि से मनुष्य के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड अणु अत्यधिक जटिल शर्करा के बने होते हैं, जिसके टूटने के कारण अत्यधिक समय और अवशोषित हो जाते हैं। इसका 1 ग्राम अणु लगभग 4 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए यह बहुत ही मददगार होता है मानव शरीर के लिए। चीनी, गुड़, गन्ना, गेहूँ, शहद, चावल, आलू, मक्का, आम, शक्कर, कंद इत्यादि ये सब इनके उदाहरण हैं। इसको खाने से हमको इसकी प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो प्रोटीन अणु नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सरल प्रोटीन को इसे सरल प्रोटीन कहा जाता है तथा प्रोटीनों के जटिल अणुओं को पॉलीमर्स कहा जाता है ना। सरल प्रोटीन को मोनोमर और जटिल वाले अणु को पॉलीमर्स कहा जाता है। बहुत सारा लंबी संरचनाएं होती है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की। इनका उपयोग ऊतकों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य के लिए किया जाता है। प्रोटीन का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तत्पश्चात नाइट्रोजन के शरीर से निष्कासन कर दिया जाता है। 1 ग्राम अणु लगभग 4 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण रहेगा राजमा, दाल, सोयाबीन, बादाम, मटर, चना, अंडा, दूध, मूंगफली, उड़द इत्यादि। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे असाइनमेंट 5 के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, एंड स्क्रीन पे भी आपको शो होगा। असाइनमेंट 5 के पूरे वीडियोस अपलोड हो गए हैं, आप उन्हें भी जाके देखिए। अपने दोस्तों तक शेयर करके हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो, जो कि है क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय